अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो को स्किप मत कीजिए। आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, आपको तभी समझ में आएगा। आपको पता होगा करीबन 2020-2021 में ये जो क़ानून लेके आए थे CAA NRC का, उस टाइम पे कई शाहीन बाग बन के आंदोलन चला, तो उसके ऊपर राष्ट्रपति से तो परमिशन मिल गया, मगर इसको लागू नहीं किया गया था। अभी बस एक स्टेट में इसको लागू करके हैं, वो स्टेट है आसाम में। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, लगभग एक 4-5 दिन पहले की बात है, कम से कम 28 या 30 आदमियों को, मुसलमान आदमियों को डिटेंशन कैंप लेके जा रहे थे। उसमें 18 या 21 पुरुष थे और 9 महिला थी। लेडीज़ 9 थे, जेंट्स 18 या 21 कुछ थे। तो उनको इस तरह से लेके जा रहा है CRP फोर्स, बीच बाज़ार में उनको बुला के कुछ काम से, मगर ये नहीं बोल रही है वो डिटेंशन कैंप पे लेके जा रहे हैं करके बोल नहीं रहे। उनको कुछ काम से उधर पे बुला के बीच बाज़ार के अंदर पुलिस वैन के अंदर उनको भर के लेके जा रहे हैं। आपने भी वीडियो देखा होगा, मुझे उम्मीद है आपने भी वो वीडियो देखा होगा। अभी ये कई स्टेट्स में जो मुसलमानों के ऊपर इस तरह से हमला हो रहा है, अभी तो हद से ज़्यादा ये मॉब लिंचिंग के नाम से मुसलमान के ऊपर हत्या हो रही है। हमारी मुसलमान बहनों का हिजाब के ऊपर मसला हो रहा है, यहाँ तक कि हमारे मुसलमान छोटे से छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, एक स्कूल का प्रिंसिपल 7 साल के बच्चों को आतंकवादी कह रहा है। बहुत कुछ बात किए थे वो प्रिंसिपल ने, अभी तक उसके ऊपर FIR नहीं हुई, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। उसके बाद में वो कुछ महाराष्ट्र का कोई ढोंगी बाबा है, रामगिरी महाराज, जब उसकी गिरफ्तारी करने के लिए आवाज़ उठाए तो उसमें से कोई शिवसेना का एक आदमी उठ के मुसलमानों पे खुला बोलता है, रामगिरी महाराज पे कुछ भी नहीं बोलना, उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लेना, अगर लेंगे तो तुम्हारे को मस्जिद के अंदर घुस के मारेंगे करके बोल रहा है। इस तरह से हालात चल रहे हैं देश के। जो हालात चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं, सवेरे उठते हैं, काम धंधा देखते हैं, पेट के लिए खाते हैं, सुकून से सो जाते हैं। मगर भारत के अंदर क्या चल रहा है, किधर पे कौन सा जुल्म चल रहा है, कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। बस हमारी इतनी ही गलती है, जो इतनी हम छोटी गलती हम सोच के छोड़ रहे थे ना, आज हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, वो जो CAA NRC का जो मुद्दा था, वो एक ही स्टेट में लागू करके थे, आसाम में। अभी ये BJP गवर्नमेंट जो है, अब इनको CAA NRC से नहीं हम हटा नहीं सकते, इनके ऊपर दूसरी तरफ से हम पीछे से हमला करेंगे। क्या करें, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर है 2024। ये जो 2024 वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो लेके आए हैं, ये बिल में पहले इधर का वक्फ बोर्ड का कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, SP, जितने भी इसके लीडर्स हैं, इसका भी कुछ इलेक्शन चल रहा है।
लीडर्स है, इसमें सबके सब मुस्लिम्स और वर्कर्स भी मुस्लिम्स रहना करके जो 1995 एक्ट के वक्फ बोर्ड के एक्ट के अंदर मेंशन है। अभी ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके अंदर दो नॉन मुस्लिम को ऐड कर रहे हैं। ये नॉन मुस्लिम को ऐड करने की बड़ी बात नहीं है। अभी नॉन मुस्लिम जो ऐड होंगे वो उन्हीं के पार्टी को होंगे। अभी जो भी ज़मीन का मसला चलेगा वक्फ बोर्ड का, हम सर्वे करेंगे करके बोलेंगे। ऐसे वो 6 महीने भी कर देंगे, 1 साल भी कर देंगे, 2 साल भी कर देंगे, वो ऐसे पेंडिंग में केस में चला जाएगा वक्फ बोर्ड की ज़मीन का। और दूसरा जो मसला है, ये कहीं ना कहीं ये सामने से तो हमको CA/NRC से तो टारगेट बंद करने के दिखा रहे हैं, मगर ये पीछे से जो वक्फ बोर्ड से जो बिल लेके आ रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक है। ये जो बिल इस तरह से है, जो भी स्टेट्स में वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर्स रहेंगे, उधर के कमिश्नर रहेंगे, वो नॉन मुस्लिम्स रहेंगे। हालांकि हिंदू सेक्शन में भी इस तरह से नहीं, जो हिंदुओं का जो मंदिर रहते हैं, जो मंदिर उनके रहते हैं, उनके जो मंदिरों की जगह रहती है, उन लोगों में उनके सेक्शन में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके सेक्शन में भी क्या है, कोई मुसलमान उधर पे प्रेजेंट नहीं कर सकता। कोई भी वर्कर हो या ऑफिसर हो या डिप्टी ऑफिसर हो उधर का, या तो कमिश्नर हो, कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं कर सकता। उसी तरह से हमारा कानून भी, वक्फ बोर्ड का कानून इस तरह से बनाया है। अब ये जैसे बोल रहे हैं हम हर स्टेट्स में 1-2 नॉन मुस्लिम को रखेंगे। अभी वो क्या करेंगे, सब प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो। अगर इसमें कुछ लिटिगेशन आ गया, कोई भी आदमी आके ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं है हमारी है तो बोलेंगे, तो वक्फ बोर्ड का ऑफिसर क्या बोलेगा, जो नॉन मुस्लिम है, ठीक है हम सर्वे करेंगे, उसके बाद में देखेंगे। बस उसका एक पिटीशन जाएगा, जैसे जाएगा पिटीशन, हम सर्वे करेंगे, उसके बाद में बोलेंगे। तो ऐसे कई 2 महीने भी लग सकते हैं सर्वे करने के लिए, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है। तो इस तरह से वो केस में चला जाएगा वक्फ बोर्ड की ज़मीन। अभी जो हालात हैं, जितने भी हमारी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है, ये जो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है ये कोई हमारे को गवर्नमेंट से नहीं मिली है। ये जो हमारे दीनदार भाइयों हैं, ये गरीबों के लिए, मजलूम के लिए दान करके हैं, वक्फ बोर्ड करके बना के उनको दान करके हैं। जो इसके हालात से क़ब्रिस्तानों को, मस्जिदों को जो उनको तनख्वाह जाती है, इमाम साहब को जो क़ब्रिस्तानों के जो काम करते हैं उनको तनख्वाह जाती है, जितने भी मदरसे हैं उनको बहुत थोड़ी तनख्वाह जाती है, वो थोड़ा मेंशन चलने को था। अगर ये बीजेपी सरकार वक्फ बोर्ड के इस ज़रिए से ऐसे अंदर घुसी तो समझो ये हमको CA/NRC और NPR की तरफ से तो यहाँ से भगा नहीं सके, वो उनका पेंडिंग ही हो गया। अभी ये वक्फ बोर्ड का मसला तो JPC में चला गया। अभी JPC में आप लोगों को तो पता है, कम से कम 2 या लगभग 4 पार्टी ही समझ कर चलिए, 4 पार्टी मुस्लिम्स के हैं, बचे के जितने भी पार्टीज हैं पूरे नॉन मुस्लिम्स के हैं। अगर समझिए टोटल पार्टीज मिला के 10 हैं, 10 में 2 हमारे मुस्लिम पार्टी के हैं, 2 या 4 मुस्लिम पार्टी के हैं। अगर 6 पार्टी नॉन मुस्लिम्स, अगर वो JPC जो वक्फ बोर्ड एक्ट बिल्कुल या JPC में डाल के अगर वो उनके ऊपर कर दे, नहीं ये सेक्शन बराबर है, ये बिल बराबर है, अगर उनके ऊपर आ गया तो इनका जो चाल है वो कामयाब हो जाएगी। और जितने भी हमारे वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं सब ये हमारे से छीन लेंगे। जितने भी क़ब्रिस्तान हैं कुछ ना कुछ लिटिगेशन डाल के उसको भी छीन लेंगे। जितने भी हमारी वक्फ बोर्ड की मस्जिदें हैं उसको भी कुछ ना कुछ केस डाल के उसको भी छीन लेंगे। क़ब्रिस्तानों को भी इस तरह। अभी हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर
महाराष्ट्र के अंदर खबरस्तान के ऊपर केस चल रहा है। ऑलरेडी दिल्ली के अंदर 123 प्रॉपर्टी के ऊपर केस चल रहा है। कम से कम वो लगभग 20 साल से चल रहा है, पेंडिंग पड़ गया वो, उसके ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा है। ऐसे करके इलीगल कर रहे हैं। जितने भी हमारे दरगाहें हैं वो भी केस करके पेंडिंग में कर देंगे। जैसे जैसे प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी, भारत के जो मिलिट्रीज है, मिलिट्री के पास जितनी ज़मीन है और जितनी भारत के पास ज़मीन है, जितनी नॉन मुस्लिम भाइयों के पास ज़मीन है जो डोनेट की हुई है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट या सेकंड उसमें हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन आएगी। इसीलिए ये हमारे वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर टारगेट डाल दिए हैं। अभी कई प्रॉपर्टी ऐसे हैं, अरबों रुपए में, लाखों अरबों रुपए में है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, मेन लोकेशन पे है। मैं दूर की बात नहीं जाऊँगा, हमारे बेंगलुरु की बात ही मैं आपको बताता हूँ। हमारे बेंगलुरु में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, वैल्यूबल प्रॉपर्टीज़, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज़ 100 प्रॉपर्टीज़ है ओनली बेंगलुरु के अंदर। अभी उसमें से जितना भी चंदा आ रहा है, हमारे कर्नाटक की प्रॉपर्टी लगभग 60,000 एकड़ है वक्फ बोर्ड की ज़मीन। अभी 2017 से 2024 का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। 60,000 एकड़ खाली कर्नाटक की ज़मीन है वक्फ बोर्ड की। और उसमें जो मेन हमारा जो बेंगलुरु सिटी है, इसमें 100 प्रॉपर्टी मेन लोकेशन पे है। ये अरबों रुपयों का रेट है। अगर इस तरह से हर प्रॉपर्टी पे केस लगा के इनको केस कर दिए, पेंडिंग में डाल दिए, तो कहीं ना कहीं ये हमारे को पीछे से हमला कर रहे हैं। जैसे आपका ज़रिया, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। अगर आप मर जाएंगे तो आपको दफनाना है, तो आपके घर के अगल बगल में कोई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में कब्रिस्तान है तो आपको वहीं पे दफनाना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर केस है तो आपकी बॉडी को उधर पे दफना नहीं सकेंगे। अगर आपके घर के अगल बगल में मस्जिद है वक्फ बोर्ड के हिसाब में, अगर उधर पे कुछ केस डाल दिए, वो मस्जिद को लॉक कर दिए, तो आप नमाज़ पढ़ने किधर जाएंगे? दूसरा टारगेट है मुसलमान का, जो मेन टारगेट है वो बोल रहा हूँ। तीसरा टारगेट, आप हमारे बहुत सारे मुसलमान भाइयों दरगाहों पे जाते हैं। आजकल दरगाहों पे हमला बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी वो दरगाहों पर भी टारगेट लगाएंगे कुछ ना कुछ केस करके, तो आप ना दरगाह जा सकते, ना मस्जिद जा सकते, ना मर के खबर में जा सकते। इस तरह से काम कर रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर हम करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या, किससे कहें? ये इनडायरेक्ट या अनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस का भी हाथ है, कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस का भी हाथ है। अभी मुसलमान जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जितने भी हमारे वक्फ बोर्ड के मुसलमान कमेटी से बने हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कब तक आपकी कुर्सी संभालने के लिए इस तरह से बोलते रहेंगे? अभी पूरे मुस्लिम कम्युनिटी ने एक स्कैनर बनाए हैं, आपने भी वीडियो में देखा होगा। उस स्कैनर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और स्कैनर कीजिए। जैसे वो स्कैनर अपलोड करेंगे तो आप उसमें आपको एक रिजेक्टेड फॉर्म आएगा, रिजेक्टेड वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 करके आएगा। उसमें नाम ऐड करिए आपका, आपके फ़ोन से
उसको सेंड कीजिए। जैसे आप सेंड करेंगे आप वो डायरेक्ट आपको ईमेल आईडी मिलेगा। ईमेल आईडी में जाकर फिर उधर से सेंड कर दीजिए, तो आपका एक ऑटो चल जाएगा। अभी तक लगभग पूरे भारत के अंदर 70 लाख हो गए। हालांकि हमारी आबादी तो 12 से 13 करोड़ की है, बस 70 लाख। कोई भी मेरा गरीब भाई वीडियो देख रहा है, कोई भी मेरा पैसे वाला भाई देख रहा है, कोई मिनिस्टर देख रहा है, कोई भी एमएलए देख रहा है, कोई भी एमपी देख रहा है, तो आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप इस टाइम पे आवाज़ नहीं उठाए, किसी से पार्टी रहने से तो आप अगर आप इस टाइम पे आवाज़ नहीं उठाए, आने वाला दौर आपके बच्चे बहुत ख़राब दिन देखेंगे, आपके माँ बहनों बहुत ख़राब देखेंगे, दिनों बहुत ख़राब देखेंगे, हद से ज़्यादा बर्बादी देखेंगी। आने वाले फ्यूचर में आपके बच्चे बहुत सारा वाक़ा पड़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इमीडिएट जाइए, उसके ऊपर वोट कीजिए और इस वक्फ बोर्ड बिल का जितना हो सकता है उतना रोकने के लिए कोशिश कीजिए। जिस कोई भी पार्टी का आदमी हो, मुसलमान भाई, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मुसलमान भाइयों, ये टारगेट हमारी ज़िंदगी के ऊपर मारा जा रहा है। पहले तो हमारी रोज़ी रोटी के ऊपर भी टारगेट मार रहे थे, अभी हमारे मस्जिदों पे, हमारे वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे, हमारे इस पे सब टारगेट कर रहे हैं। बस आपसे इतनी सी गुजारिश कर रहा हूँ, जो कोई भाई मेरा वीडियो देख रहा है, अगर आपको बात थोड़ी समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। कमेंट में बताओ मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, मुझे आप लोगों की भी राय भी जानना है। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।